Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Rabi Yasmin Khosa. I hope you guys will be fine. Our subject is waves and oscillation. Let's see what we have today. Okay, we have standing waves over here. So standing waves क्या होती हैं? Superposition of two exactly similar waves having same frequency moving in a medium along the same straight line in opposite direction give rise to phenomena of standing waves. ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास ऐसी वेव्स होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो मीडियम में स्ट्रेट लाइन पर दोनों मूव कर रही हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सही है, तो स्टैंडिंग वेव्स और इंटरफेरेंस में जो मेजर डिफरेंस है वो जस्ट यही है कि स्टैंडिंग वेव्स में ये जो वेव्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इंटरफेरेंस में क्या था, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स में अगर इसको फिगर में देखें तो हमारे पास दो वेव्स हैं, वन इज अ सॉलिड लाइन, अदर वन इज अ डॉटेड लाइन। सॉलिड लाइन है अगर वो राइट डायरेक्शन को जा रही है और द डॉटेड वन ये लेफ्ट को जा रही है, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो तब हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से देखा था। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। ओके, स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास क्या होते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं स्टैंडिंग वेव्स में। एक ये है कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनका अलोंग वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स कहते हैं, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो उसको हम नोड्स कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये क्या है, नोड है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो ये एंटी नोड्स है। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टफ यहाँ पे है वो ये है कि वेवलेंथ यहाँ पे किस तरह से है कि अगर ये हमारे पास टोटल वेवलेंथ है एक नोड से थर्ड नोड तक, तो यहाँ पे जो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। इस नोड से लेके और इस नोड तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। और इसी तरह से इस एंटी नोड से लेके इस एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स थी, और स्टैंडिंग वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, और दो नोड्स के कंजक्टिव दो नोड्स के बीच के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ होता है। ओके, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। ओके, अब स्ट्रिंग में हम स्टैंडिंग वेव किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे दिया गया है, और ये जो स्ट्रिंग है ये इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ये फिक्स है। ठीक है, इन एंड पॉइंट पर ये सॉरी हमारा जो स्ट्रिंग है वो फिक्स है, और अगर आप ये जो स्ट्रिंग है उसके मिडल से इस पर एक फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर आप उंगली से इस पर फोर्स लगाएं और जैसे ही आप इसको फोर्स लगा के इसको छोड़ेंगे तो इसमें दो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एक वेव जाएगी इस डायरेक्शन में और दूसरी वेव जाएगी इस राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक लेफ्ट की तरफ जाएगी और एक राइट की तरफ जाएगी। फिर क्या होता है कि ये जो राइट की तरफ जा रही थी ये इस जो फिक्स पॉइंट है इस पॉइंट से टकरा के दोबारा वापस पीछे की तरफ आती है, और ये यहाँ भी इसके साथ भी यही होगा कि ये जो लेफ्ट की तरफ गई थी ये भी इस फिक्स पॉइंट से टकरा के वापस बैक की तरफ आती है, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ रही है और इधर वाले लेफ्ट वाली अब राइट की तरफ आ रही है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं इस पॉइंट पर तो तब हमारे पास क्या होता है, सुपरपोजिशन हैपन होती है और हमें स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं, और इस तरह की ये स्टैंडिंग वेव्स हमें मिलती हैं। ठीक है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये मूवेबल पॉइंट्स नहीं होते, इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलता है, नोड्स मिलता है, और ये मिडल वाला जो पॉइंट है वो मूवेबल है
और यहाँ पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो इस तरह से हमें ये एंटीनोड्स मिलता है। और ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इवन आप ये अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको जो बेसिक स्टफ है वो एक स्ट्रिंग की जरूरत है। ठीक है, जस्ट स्ट्रिंग लें और इसको आप परफॉर्म करें और मुझे बताइएगा किन किन बच्चों ने इसको परफॉर्म किया है। इवन आपके वो जो घर में सबके घर में मौजूद होती है जिसपे कपड़े लटकाते हैं, उस तार को आप ले लें, उसके बीच में, क्योंकि उसके भी 2 पॉइंट्स एंड वाले फिक्स होते हैं, उसको जस्ट बीच में से पकड़ के उसको छोड़ें तो तब वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। और अगर आप दूर से खड़े होकर देखें तो तब आपको इस तरह की स्टैंडिंग वेव्स वाइब्रेशन फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से पूछना है किस किस बच्चे ने इसको परफॉर्म किया है। ओके, गुड लक फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। Okay, what does it say in the slide? When a system is made to oscillate, it vibrates with a certain time period and certain frequency. This natural period and the natural frequency depends on the length of string. ठीक है, अगर फर्स्ट करें हमारे पास जो स्ट्रिंग सिस्टम है और उस स्ट्रिंग में आपने फोर्स प्रोवाइड करके इसको जैसे ही छोड़ा तो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो गई इस तरह से। ठीक है, अब असल में क्या है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रही है वेव्स और ये भी आपस में आके मिलती हैं, तो यूँ यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। या इसके अदर वर्ड आप इसको ये यूँ भी कह सकते हैं कि आपने जैसे हुक्स लॉ आपको थोड़ा बहुत याद हो, उसमें क्या था कि आप बॉडी पर फोर्स लगाते हो, स्प्रिंग मैथ सिस्टम में फोर्स लगा के जब आपने उसको छोड़ते हैं तो वो रेस्टोरिंग फोर्स के अंदर अप एंड डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, बॉडी ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, तो इसकी ये जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन एक सर्टेन टाइम के लिए होती है। ठीक है, और इसकी वाइब्रेशन करने की जो स्पीड है वो भी इसकी क्या है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। और इस जो सर्टेन इसका पीरियड है और इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये मूव करता है, तो ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर। ठीक है, okay, on this slide we have modes of oscillation in string. ठीक है, अब हमने देख चुके हैं कि ये जो स्ट्रिंग है उसमें हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो डिफरेंट मोड्स की प्रोड्यूस की जा सकती हैं इन अ गिवन स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हमारे पास जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ एक एंटी नोड मिला है और 2 नोड्स मिले हैं। और इसी फिगर में सेम लेंथ है लेकिन यहाँ पे हमें 3 नोड्स मिले हैं, 1 2 3, but we have 2 antinodes, and in the third one we have same length of the string but we have more nodes and antinodes. तो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ ऑसिलेशन इन स्ट्रिंग हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो अगर फर्स्ट करें हमारे पास एक लेंथ है, ठीक है, एल, ये हमने पिछली अभी स्लाइड में देखा था कि जो 2 नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द लैम्डा। सही है, अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो इस कंडीशन में अगर ये टोटल लेंथ हमारी एल है तो ये टोटल लेंथ किसके इक्वल होगी, हाफ लैम्डा के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, यहाँ पे हमारे पास इधर सिर्फ एक मोड था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मोड्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू, या अगर एम की जगह पे आप 2 पुट करें, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ विल इक्वल टू लैम्डा। नेक्स्ट इसी तरह से 3 है तो एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसका कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो एक सिंगल लेंथ है उस लेंथ के अंदर हम डिफरेंट नंबर्स ऑफ मोड्स एंड एंटीनोड्स कैन प्रोड्यूस। ठीक है, और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट
ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी हमने लास्ट टाइम देखा कि एक लेंथ है, उसी लेंथ के अंदर हम डिफरेंट नंबर ऑफ मोड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ये देखना चाहें कि इससे पिछले स्लाइड पे हमने पढ़ा था कि जब भी कोई सिस्टम है वो वाइब्रेट करता है तो उस सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी के तहत वो वाइब्रेट करता है और किसी एक टाइम पीरियड के लिए वो वाइब्रेट करता है। और अगर हमारे पास कोई स्टैंडिंग वेव्स हों और उसकी हम ये मालूम करना चाहें कि उसकी कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, वो हम इस फॉर्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर ये सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है और उसमें स्टैंडिंग वेव्स ऑफकोर्स मूव कर रही हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फार्मूला क्या होगा, ये आपने अपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें, क्योंकि लैम्डा हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में कितने नंबर ऑफ मोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मदद से। तो जस्ट लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे एडअप की गई है और यहाँ से अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो इसलिए ये वाली वैल्यू आपकी कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। या आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये आपने मुझे भेजना है। जो भी मैथमेटिकल फॉर्म है यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप दिए गए हैं, इन हर स्टेप के बीच में फर्दर एक दो स्टेप है जो आप लोगों ने करना है। आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, सही है। तो अच्छा, ये हमें क्या बता रही है, ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से। तो ये कहती है कि अगर आपने किसी एक स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ एल है और उसमें आपने स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड करेंगे तो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज आप लोगों को स्टैंडिंग वेव्स दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जब आपने अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना है स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए तो आप देखोगे अगर आप प्रॉपर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं करते तो आप लोगों को स्टैंडिंग वेव्स विजिबल नहीं होंगे। जब आप एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ उसको वाइब्रेट करवाओगे तो स्टैंडिंग वेव्स विजिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था natural frequency for standing waves. So our next topic is reflection of wave. What is reflection? Reflection is returning back of the wave after colliding with some stuff. तो यही जो रिफ्लेक्शन होती है ये हमें बताती है कि ये जो हमें वेव्स मिलेगी रिफ्लेक्ट होके उसका बिहेवियर कैसा है। ये उसका जो बिहेवियर है वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें कि ये हमारे पास फिगर है और इस फिगर में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड। तो एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग एक फिक्स एंड के साथ अटैच है और जो दूसरा उसका एंड है वो फ्री एंड है, सही है। तो इस स्ट्रिंग में अगर हमने वेव प्रोड्यूस करनी है तो इस फ्री एंड को हम अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। इसके अप एंड डाउन मूव करवाने से एक वेव प्रोड्यूस होगी जस्ट लाइक दिस हम, और ये जो वेव है आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये मूव करती हुई जब ये अपने फिक्स एंड की तरफ जाती है तो जैसा कि ये वेव हम की फॉर्म में स्ट्रिंग में मूव कर रही थी तो यहाँ पर पहुँच के ये जो फिक्स एंड है इसको भी ऊपर की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसा कि ये स्ट्रिंग में अपवर्ड मूव कर रही थी, लेकिन क्योंकि ये फिक्स एंड है तो ये फिक्स एंड इसके मुताबिक ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है। तो इससे क्या होता है, जब ये इसको ऊपर की तरफ मूव नहीं करवा पाती तो तब ये क्या है, जब वापस आती है तो 180 के एंगल से डाउनवर्ड आती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका बिहेवियर क्या हो जाता है, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और ये जो बिहेवियर चेंज होना है ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है ये किस पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि ये फिक्स पार्ट था तो ये फिक्स पार्ट इसके मुताबिक अपवर्ड मूव नहीं कर सका तो ये क्या करता है, अपना फेस कम्प्लीटली चेंज कर देता है और चेंज होने की वजह से 180 का चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो ये था जब हमारा रिफ्लेक्शन हो वेव का फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट से। ओके, नाउ अगेन वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इस फिगर में प्रीवियस फिगर से क्या डिफरेंस है, इसमें ये है कि लास्ट फिगर में हमारा ये जो एंड था वो फिक्स्ड एंड था, लेकिन यहाँ पे अब हमारा जो एंड है वो फिक्स नहीं है, इट्स अ फ्री एंड। और आप देख सकते हैं इस फ्री एंड को एरो के रिस्पेक्ट से दिखाया गया है कि ये वाला जो पार्ट है ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में हम अगर वेव प्रोड्यूस करें इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करने से, तो इसमें एक हम्प शेप वेव प्रोड्यूस होगी और ये वेव आगे की तरफ मूव करेगी। ये किस डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस में है ये वेव। तो ये वेव आगे की तरफ मूव करती है और जब ये इस पॉइंट पर आके पहुंचती है तो ये एंड क्या है, फ्री एंड है। तो ये फ्री एंड इस वेव की वजह से ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इसके ऊपर की तरफ मूव कर जाने की वजह से इसका मतलब है ये एंड क्या था, फ्री एंड था। तो तब जब इसके ऊपर मूव करने की वजह से जब दोबारा पीछे की तरफ वेव आएगी तो वो एग्जैक्टली उसी शेप की ही वेव होगी जिस शेप की वो इस पॉइंट की तरफ आई थी। तो इससे सॉरी, तो इस वेव का जो फेज है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमने आज देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है उसका रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो बिहेवियर है वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि उसका एंड पॉइंट किस तरह का था। जब एंड पॉइंट फिक्स था तो उसका फेज में 180 का चेंज आया, और जब एंड फ्री था तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, बल्कि वो उसी ही फेज के साथ फर्दर मूव की है जिस फेज के साथ वो आई थी। ठीक है, तो ये था बिहेवियर ऑफ वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, आज के दिन हमने ये देखा कि हमने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में देखा, और स्टैंडिंग वेव्स को अगर स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करना हो तो वो हम स्ट्रिंग में किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें मज़ीद स्टैंडिंग वेव्स की मोड्स देखे हैं। मोड्स क्या होते हैं कि एक ही स्ट्रिंग में आप कितने नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनके नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स को प्रोड्यूस करना ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट किस फ्रीक्वेंसी से आप जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा रहे हो और कितने पॉइंट से आप उसको फोर्स लगा रहे हो। और इसी तरह से मज़ीद हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो वेव्स है, वेव्स को हम किस तरह से रिफ्लेक्शन का उन पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।